साथियों, अधिवेशन का ये अंतिम दिन है और प्रबोधन सत्र में ये आखिरी प्रबोधन सत्र है जिसमें हम लोग ये विषय एनसीसी एमबीओ भारत में मूल निवासी बहुजन संगठनों का एकता अभियान। एनसीसी एमबीओ मतलब राष्ट्रीय समन्वय समिति मूल निवासी बहुजन संगठन, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशंस। ये टर्म हम लोगों ने कॉइन की जब हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने समाज के जितने भी सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रकार प्रकार के संगठन हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी समन्वय सभा नागपुर में आयोजित की 2 दिन के लिए। और उस परिचर्चा से एक नया फोरम निर्माण किया गया जिसका नाम है एनसीसी एमबीओ, नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन कमेटी ऑफ मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशंस। ये बहुत सारे कार्यकर्ताओं को शायद पता नहीं होगा कि इसको निर्माण करने के लिए हम लोगों ने लगातार जुलाई अगस्त महीने में काम किया। ऑल इंडिया से हम लोगों ने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे नॉलेज में हैं या जिसका डेटा हम इकट्ठा कर सकते हैं, वो इकट्ठा करने के बाद 200 ऑर्गेनाइजेशन की एक लिस्ट तैयार की, उनको शॉर्ट लिस्ट किया 200 ऑर्गेनाइजेशन को, और उन सभी लोगों को आमंत्रण भेजा कि समाज में एक विचार दौड़ रहा है कि हमारे समाज के जितने भी संगठन हैं, छोटे मोटे या अलग अलग एरिया में काम करने वाले, उन सभी लोगों को मिलकर ब्राह्मणवाद के खिलाफ जंग छेड़नी चाहिए। और ये भावना समाज के अंदर बार बार अभिव्यक्त हो रही है, तो इसे ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसे एक प्रस्ताव केंद्रीय कार्यकारिणी के लिए बामसेब के तैयार किया। उसमें प्रस्ताव ये रखा कि हमको उनके साथ एक विस्तारित और परिपूर्ण डायलॉग के लिए, संवाद के लिए बैठक बुलानी चाहिए और शांति से बैठ करके इसके ऊपर सोचना चाहिए कि हमारे समाज के अगर ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, भिन्न भिन्न एरिया में काम करते हैं, भिन्न भिन्न विचार भी रखते हैं, तो उन लोगों के बीच में कैसे एकता, कैसे समन्वय स्थापित किया जा सकता है, ये वो लोग एक कैसे हो सकते हैं। क्योंकि ये कहना तो बड़ा आसान है कि हमारे समाज के अलग अलग लोगों ने मिल करके एक साथ आकर के ब्राह्मणवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़नी चाहिए, ये कहना आसान है। परंतु जो लोग भिन्न भिन्न उद्देश्य, भिन्न भिन्न विचारधाराओं को लेकर के समाज जीवन में कार्यरत है, उन लोगों को एक करना वैसे बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि जब उनके उद्देश्य अलग होंगे तो वो एक साथ रह नहीं सकते। लोग जो एक साथ रहते हैं वो उद्देश्य के अनुसार, उद्देश्य की वजह से एक रहते हैं। वैसे समाज में एक विचार बड़ा प्रचलित है और बिना सोचे समझे लोग उसको आगे बढ़ाते रहते हैं
कि जब एक दूसरे को मतलब भिन्न भिन्न संगठन में काम करने वाले लोग जब किसी सम्मेलन में या किसी कार्यक्रम में एक दूसरे को मिलते हैं, तब या जब हमारे समाज के अंदर का और संगठनों के अंदर का जब अंतर्द्वंद्व चर्चा में आता है, तब बड़ी आसानी से लोग ये कह देते हैं, क्या हुआ हम दो संगठन है तो हमारा विचार एक ही है, एक ही तो है, हम लोग विचारधारा से एक ही तो है हम लोग, अब वो हमारे ही विचारधारा के हैं, ऐसा बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं। और वो लोग ये नहीं जानते कि लोग विचारधारा से एक नहीं होते, लोग उद्देश्यों से एक हो सकते हैं। विचारधारा परिवर्तनशील होती है, परिस्थिति के अनुसार विचारधारा जो है वो अलग अलग पहलुओं से आपको निर्णय करने के लिए मजबूर करती है, और विचारधारा स्थिर नहीं होती क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती है, समाज में परिस्थितियां बदलती रहती है। लेकिन लोग बात ऐसे करते हैं जैसे विचारधारा एक ऐसा स्थिर तत्व है जो सब लोगों में एक जैसा है, कॉमन है, और वो नहीं बदलने वाला। ये जो व्यू है, ये जो मत है लोगों का, एक समस्या पूर्ण मत है, क्योंकि जैसा उद्देश्य होगा वैसी विचारधारा होगी। अगर मेरा उद्देश्य किसी के साथ मेल नहीं खाता तो मेरा विचार भी मेल नहीं खाएगा। विचारधारा तो वैसी होनी चाहिए जैसा उद्देश्य है। उद्देश्य भिन्न भिन्न है तो विचारधारा एक कैसे हो सकती है? और अगर उद्देश्य एक है तो लोग एक रहेंगे, वो एक साथ काम करेंगे। फिर अलग क्यों है वो? क्योंकि उसका उद्देश्य अलग है, इनका उद्देश्य अलग है, तभी वो एक अलग संगठन है। उस हद तक जब तक कि आपका और आपके किसी परिचित या आपके साथी का उद्देश्य एक है, वो अलग नहीं होते। जब उनके उद्देश्य बदलते हैं तब वो अलग होते हैं, और जब उद्देश्य बदलता है तो फिर विचारधारा भी बदलती है। लेकिन क्योंकि समाज के ऊपर हमारे पूर्व में पुरखों ने चलाए हुए आंदोलन का जो दबाव बना हुआ है, तो इसलिए सब लोग क्या बोलते हैं, हम फुले अम्बेडकरी विचारधारा के लोग हैं, क्योंकि वो स्थापित विचारधारा है। और जब उसको अमल करने की बात आती है, बोलने के लिए अम्बेडकरवादी होते हैं, और अमल करने की जब बात आती है तो कहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस का साथ देना है। और बोलने के लिए क्या होते हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग। ये बड़ी विचित्र विडंबना है कि हमारे लोगों को, उसको बंद कर दीजिए, ले जाइए नीचे रख। ये आप देखिए कितना विसंगतिपूर्ण यह प्रसंग है कि लोग कहने के लिए, क्योंकि समाज में उसको स्वीकृति प्राप्त है, हमारे पुरखों ने विचारधारा को इतने बलपूर्वक स्थापित कर रखा है कि हर आदमी कहना चाहता है कि हम भी अम्बेडकरवादी है, हम भी फूलेवादी है, हम भी बिरसा के मत के हैं। बोलने के लिए ऐसा बोलते हैं, और जब अमल करने की बात आती है ब्राह्मणवाद पे उतरते हैं। व्यवहार में कहते हैं कि मूल निवासी बहुजन समाज, पब्लिक में जब संगठन का कोई ढांचा बनाने की बात आती है, तब उसमें केवल अगर शेड्यूल कास्ट को रखेंगे और वो भी अगर विशिष्ट जाति के लोगों को रखेंगे, तो कहां है अम्बेडकरवाद उसके अंदर, कहां है फुलेवाद उसके अंदर? वो तो ब्राह्मणवाद है। आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके अंदर मेरे ही जाति के लोग रहेंगे, और अनुभव से ऐसा करने के बाद भी जितने लोगों ने अपने जाति के लोगों का भी संगठन बनाया, थोड़ा दिन काम करने के बाद जाति के ही लोगों ने अपने ही जाति के लोगों के ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ा, एक दूसरे को गाली गलौज कर दिया, अलग हो गए।
ये भी देखने को मिलता है। तब भी लोगों को लगते रहता है कि नहीं, जाति के रखेंगे तो टूटेगा नहीं। मतलब वो ब्राह्मणवादी विचारधारा से लोग जो ग्रसित है, वो है रिफ्लेक्शन, वो है उनके आचरण में, और बोलने के लिए केवल मुंह में फुले अम्बेडकरवाद। ऐसी विसंगति है, और इस विसंगति में समाज हमसे अपेक्षा करता है। हमारे पास लोग आ रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, और बाम से बड़ी संस्था है, आप कुछ कर सकते हैं, आप एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह हमारे लिए है, आप मार्गदर्शक है, अनुभव आपके पास है, साधन संसाधन है, बोल के आते हैं और कहते हैं हमारे समाज के सारे लोगों को एक छत्र में काम करना चाहिए। तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई सारे तो नहीं कर सकते, लेकिन जिनके बारे में हमारे पास जानकारी उपलब्ध है, जानकारी, टेक्निकल जानकारी तो ये उपलब्ध हुई कि 5 लाख से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन उपलब्ध है हमारे लोगों के। टेक्निकल डेटा जो अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड से। लेकिन उसमें से अगर आप ऑल इंडिया में नजर दौड़ाओगे, हम पब्लिक जीवन में घूमते रहते हैं, हम जब 200 की लिस्ट तैयार करना चाहते थे तो 300 उपलब्ध नहीं थे हमारे पास शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। और वो जो 200 हमने लिस्ट बनाई, वो भी दिल पे पत्थर रख के बनाई कि चलो कोई नहीं, छोटा सा कोई है, मतलब बस्ती का क्लब, लेकिन वो भी इंटरेस्टेड है तो उनको भी लिस्ट में रख लो। ऐसा करने के बाद 200 की लिस्ट तैयार हुई। और रिकॉर्ड के लिए, टेक्निकल पर्पस के लिए 4 लाख ऑर्गेनाइजेशन है हमारे समाज के लोगों के, मूल्यवासी बहुजन समाज के। और व्यवहार में कार्यरत जो नजर में दिखते हैं, वो 200 की लिस्ट भी ऑल इंडिया की नहीं बन रही है। चलो लिस्ट बनाई फिर हमने, और वो 200 लोगों को आमंत्रित किया। तो पहले हम लोगों को 90-94 के आसपास लोगों ने हामी भरी कि हम आएंगे, और एक्चुअली जिन लोगों ने टिकट बनाई वो 70-75 संगठन थे, और जब रिंगनाबाड़ी में पहुंचे 64 थे। कुछ लोगों ने तो टिकट निकालने के बाद भी वो वहां नहीं पहुंचे, टिकट भी निकाली, हमको बता भी दिया कि हमारा टिकट बन गया है, लेकिन तब भी ड्रॉप आउट कुछ लोग हुए। 64 वहां पहुंचे, और जब हमने इसका सर्वे किया कि कितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेलिब्रेशंस में, तो केवल 27 ऐसे संगठन थे 64 उपलब्ध होने के बाद कैंपस में। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति संस्थान रिंगनाबाड़ी में हमने 2 दिन बामसेप संगठन की ओर से मीटिंग स्पॉन्सर की, लोगों को बुलाया, अपने से उनको हम रेलवे स्टेशन से वहां ले गए, उनका पूरा व्यवस्था की, और वहां ये मान के चल रहे थे कि यहाँ दूसरा एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं है रिंगनाबाड़ी नागपुर में, ये सारे लोग बैठ करके चिंतन में भाग लेंगे। लेकिन 64 में से केवल 27 संगठन के प्रतिनिधि थे जो सीरियसली उसके अंदर भाग ले रहे थे। लेकिन वो सीरियसली अगर 27 भी है या 7 भी है तो हमें उनका सम्मान जरूर करना चाहिए। तो हम इस बात से भी संतुष्ट थे कि हमने इतने एफर्ट करने के बाद कम से कम 27 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे ऑल इंडिया से हम बुलाए हुए, जिन्होंने गंभीरता से उसकी कार्रवाई में भाग लिया। दूसरा, जब वहां पर यह प्रस्ताव पारित हो गया कि हम जितने आज यहां जुटे हैं, हर एक संगठन की ओर से कम 70-75 दूसरे लोगों की लिस्ट तैयार करके हम लोग ये लिस्ट 1000-1500 में ले जाएंगे, क्योंकि अगर 5 लाख के आसपास रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें से 1% भी इकट्ठा करते हैं या उनसे डायलॉग स्टैब्लिश करते हैं, तो उनको हमारे आंदोलन का संदेश आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन की गतिविधि के दायरे में हम ला सकते हैं। उनकी उपयोगिता होगी हमारे आंदोलन का संदेश सामने ले जाने के लिए। क्योंकि हमने ये जब डायलॉग लोगों के साथ हो रहा था कि सब लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और इकट्ठा आकर के ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए,
तब कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन देखिए हम लोगों के पास उतनी जानकारी नहीं है जितनी बामसेफ जैसे संगठन के पास है। तो इसका मतलब अगर लोग ईमानदारी से ये बात कह रहे हैं कि उनको जानकारी गाइडेंस की आवश्यकता है, तो उनको अपने साथ लाने के बाद उनको सही से अगर जानकारी मिलती है, दृष्टिकोण मिलता है, तो वो लोग समाज जीवन में फुले अम्बेडकरी आंदोलन का संदेश पहुंचाने में हमको मददगार हो सकते हैं। इसलिए निर्णय किया कि वो हर एक संगठन जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने और उसकी एक कार्यकारिणी बनी, और वो लोगों ने सर्वानुमत से बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन गंगाधर जी को इस फोरम का चेयरपर्सन बनाया, माननीय रमेश कटके जी को इसका सेक्रेटरी बनाया। वो इसमें आने वाले थे, उनका नाम भी इसमें है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उनकी ड्यूटी लगाई कोई इलेक्शन में, इसलिए वो नहीं आ सके आज इस अधिवेशन में, लेकिन वो इस फोरम के महासचिव है। एन गंगाधर जी इसके चेयरपर्सन हैं। यहाँ बैठे हुए ताराराम मेहना जी उस समिति के सदस्य हैं। सामने बैठे हुए कांबळे साहब इधर से, वो महादेव कांबळे साहब, वो भी उसके सदस्य हैं। और कई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अब हम नए लोगों को जोड़ रहे हैं, तो इंजीनियर साहब जो ONGC के CST ऑर्गेनाइजेशन का विजय पाल जी, इनको भी हम इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, और ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन को हम अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। तो उन लोगों ने फोरम बनने के बाद, ये सब व्यवस्था बनाने के बाद ये निर्णय किया, मीटिंग की, कि सब ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने एरिया में अपने अपने अनुभव से कम 75 दूसरे संगठनों के साथ संपर्क करेंगे, और देर बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 75 अगर करेंगे तो वो करीब 1,500 नए, मतलब हमारे समाज के संगठन जिनसे हम परिचित नहीं हैं उनसे हम परिचित हो सकते हैं, और उनके माध्यम से फुले अम्बेडकरी आंदोलन का कारवा जनमानस तक हम पहुंचा सकते हैं। और जो समाज हमसे अपेक्षा कर रहा है कि हमने मध्यस्थी करके, हस्तक्षेप करके समाज में बिखरे हुए जो संगठन है उनको एक जगह ला करके उनको एक प्रकार का कार्यक्रम लेके ब्राह्मणवाद के खिलाफ में जाना चाहिए। संगठन एक नहीं होंगे, कोई बात नहीं कि अलग एंटिटी है, उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है, लेकिन ब्राह्मणवाद के खिलाफ में एक कार्यक्रम लेकर के ये लोग समाज में जा सकते हैं। ये इस पर्सपेक्टिव को, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए साथियों ये गतिविधि प्रारंभ की गई है, और बामसेफ के माध्यम से ये जो इनिशिएटिव लिया गया था उसका ये प्रतिफल निकला कि ऑल इंडिया लेवल पर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुई है। और इस कैंपेन के ये एक अपने आप में एक अभियान के रूप में इसको चलाएंगे। इसके माध्यम से वो सारे लोग जो हमारे साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ काम समन्वय से मिलके कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपने उनके काम होंगे, वो अपनी पहचान बरकरार रखते हुए ब्राह्मणवाद के खिलाफ संयुक्त कार्यक्रम में शामिल हो, या हमारे समाज के खिलाफ में अगर वो कुछ ब्राह्मणवादी तत्व कुछ करते हैं तो उसके विरोध में एक साथ सारे खड़े हो, इस उद्देश्य से इस प्रकार के फोरम, ये फोरम को साथियों बनाया गया। और ये अभियान हम लोग आगे और भी चलाना चाहते हैं, उसी को समझाने के लिए कि कैसे ये अभियान, कैसे ये जो इनिशिएटिव हमने लिया है, इस इनिशिएटिव के माध्यम से समाज में ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंकने के लिए एकता निर्माण की जा सकती है। इसकी विस्तार से चर्चा करने के लिए ये सत्र बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन में बामसेफ की केंद्रीय कार्यकारिणी है आयोजित करने का निर्णय किया है, ताकि इस अवसर के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से ये, क्योंकि ये फोरम जो बना है तो ये नया फोरम है, इस फोरम को हम संवर्धित कर सकते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी दे करके, इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए वो अपना विचार अगर राष्ट्र भर से आए हुए कार्यकर्ताओं के सामने रखेंगे तो यही कार्यकर्ता
इस एनसीसी एमबीओ को मदद कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, और हमारे समाज के जो संगठन हमसे परिचित नहीं है उनको एक सूत्र में पिरोकर ब्राह्मणवाद के खिलाफ में लड़ाई आगे बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं ये कार्यकर्ता। इसलिए कार्यकर्ताओं के समक्ष इसकी खुली चर्चा होनी चाहिए, इसका दृष्टिकोण को मार देना चाहिए, उनको अपने से अलग कर देना चाहिए, हथियार उठा लेने चाहिए उनके खिलाफ। तो इस तरह के एग्जाम्पल और बहुत सारे अभी राजनीति में बैठे हुए लोग, जिसमें से कई सारे लोग हैं जो नेशनल पॉलिटिक्स में भी है और जो स्टेट पॉलिटिक्स में, वो तो समय समय पर इस तरह के अपने स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं कि जो मुस्लिम लोगों के जो बच्चे हैं वो पिल्लों की तरह हैं, पिल्ले पैदा करते हैं वो लोग। और इसके अलावा जो नेशनल पॉलिटिक्स से भी कई तरह के खतरनाक बयान बीच बीच में हम लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया में और सुनने में, कि किस तरह से लोग जो है, जो सांप्रदायिक नफरत है, जो वैमनस्य है, लोगों के दिमागों में भर रहे हैं। उससे हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि सांप्रदायिकता का मतलब सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बीच में सामने से झगड़े हों वही नहीं है। लोगों में डर और दहशत किस तरह से भरा जा रहा है, नफरत किस तरह से भरी जा रही है इन ताकतों के द्वारा, उनको हमें समझने की ज़रूरत है। कई सारे पिछले साल में ही एग्जाम्पल जो कुछ है, जैसे 15 जून 2020 को कर्नाटक में एक टेम्पो ड्राइवर को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसको कहा गया कि जय श्री राम बोलो। तो ऐसे जय श्री राम वाले जो नारे हैं या जय हनुमान वाले जो नारे लगाने के लिए जो लोगों को ज़बरदस्ती कहा गया है और नहीं करने पर उनके साथ जो मारपीट की गई है, वो ऐसी ही सांप्रदायिकता, ऐसे ही नफरत और वैमनस्य को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। लोगों की दाढ़ी खींचना, लोगों को जो नंबर है 786, उसको अगर वो कहीं पे लिखा हुआ है तो उसको मिटा देना, मारना, जलाना, इस तरह के कई सारी घटनाएं जो है वो देखने को मिली है। और कई सारे हैं, 16 अगस्त को, 23 अगस्त को ये कुछ घटनाएं मैंने लिखा था। 3 सितंबर को, 2020 की ही मैं बात बता रही हूँ, 6 सितंबर, 16 सितंबर, 16 अप्रैल। और एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि जो गाय के नाम पर जो आजकल जो